इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है गाइस, उनकी पावर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि टीवी पर जो भी कंटेंट आता है या दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो हमें देखने को मिलते हैं, इवन रेडियो वगैरह जो होते हैं, तो जो भी कंटेंट आता है इन सब जगहों पर, तो उसको रेगुलेट करती है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, राइट। तो इसी पर ही हम लोग चर्चा करेंगे जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 31 जनवरी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन के ऊपर जो है, यानी कि उसके ब्रॉडकास्ट के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी। और हवाला जो है वो क्या दिया था, नेशनल सिक्योरिटी का। आपको शायद याद आ रहा होगा कि अपन ने भी कुछ समय पहले ही नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को डिस्कस भी किया था। एक आर्टिकल आया था कि जुडिशियल रिव्यू वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी का, याद आ रहा है आप लोग को, हमने डिस्कस किया था। तो ये उसी से ही जुड़ा टॉपिक है, बट ये टॉपिक जो है ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की पावर को लेकर है कि कैसे ये रेगुलेट करती है इन सब, यानी कि मीडिया के कंटेंट के ऊपर किस प्रकार से इनका रेगुलेशन है। तो ये चीज चली थी 31 जनवरी को हम लोग को देखने को मिला था। फिर कुछ कुछ घंटों के बाद केरला हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया पूरे मुद्दे पर और अलाउ कर दिया टीवी चैनल को कि वो कंटिन्यू काम जो है वो कर सकती है, उस पर रोक नहीं लगाई गई, राइट। सो क्वेश्चन ये बनेगा, किस सेक्टर में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कंटेंट को रेगुलेट करती है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किन क्षेत्रों में सामग्री को विनियमित कर सकती है? तो 2021 तक, याद रखना 2021 तक इंटरनेट को छोड़कर जितने भी टीवी चैनल्स हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, जितनी भी मैगजीन्स हैं, जो भी थिएटर में मूवीज लगती है, जो भी टीवी में और रेडियो में कंटेंट आता है, वो पूरी चीज को रेगुलेट करती है आईएनबी मिनिस्ट्री, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और फिर 2021 में क्या हुआ? 2021 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड्स रूल 2021 सामने आया। इसने पावर दी आईएनबी मिनिस्ट्री को कि ये रेगुलेट कर सकती है मिनिस्ट्री इंटरनेट पर डलने वाले कंटेंट को भी, स्पेशली जो डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, तो इन पर अब से आईएनबी मिनिस्ट्री जो है वो रेगुलेशन अपना लगा सकती है। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, बिफोर 2021 एंड आफ्टर 2021, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब मिनिस्ट्री जो है वो कैसे अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है? तो केबल टीवी नेटवर्क रूल्स के जरिए, इसके माध्यम से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने 2021 में अमेंड किया केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 को, केबल टीवी नेटवर्क्स को रेगुलेट करने के पर्पस के लिए, और इसे स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म प्रोवाइड करा दिया। स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म का मतलब साफ साफ यह है कि इसको अब मतलब डायरेक्ट कानूनी शक्ति जो है वो प्रोवाइड करा दी, क्योंकि पहले ये स्टैट्यूटरी के दायरे में नहीं आ रही थी, राइट। पहले ये कानून के दायरे में प्रॉपर नहीं आ रही थी, पहले ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर की हम लोग को देखने को मिल रही थी, बट अब इसको पुख्ता कानून के दायरे में लाया गया, जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर जो सिटीजन है, जो जनता है, अगर टीवी पर कोई कंटेंट आ रहा है या मीडिया का कोई कंटेंट है, उससे रिलेटेड अगर उनको कुछ शिकायत करनी है, तो वो अपनी शिकायत जो है वो कर सकते हैं। तो अभी इससे हमें सार क्या मिला है कि 2021 में आईएनबी मिनिस्ट्री ने क्या किया, अमेंड किया केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 को। किस पर्पस के लिए अमेंड किया? कि केबल टीवी नेटवर्क जो है, उनकी जो रेगुलेट करने की जो आईएनबी मिनिस्ट्री के पास जो शक्ति है, उसको इन्होंने स्टैट्यूटरी नेचर का बना दिया, जिससे कि और लीगल तरीके से जो है वो जो भी कंटेंट्स मीडिया पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, उस पर सख्ती लाई जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, इस पर्पस के लिए। और आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी है ये, जो कि ट्रैक करता है चैनल्स को। अगर कोई भी पर्टिकुलर चैनल, कोई भी प्रोग्राम किसी भी प्रकार से, अगर केबल टीवी नेटवर्क रूल्स 1994 में जो कोड्स, जो संहिता मेंशन्ड है, प्रोग्रामिंग और एडवर्टाइजिंग कोड्स जो मेंशन्ड है, उसका अगर कोई भी टीवी चैनल, कोई भी प्रोग्राम अगर उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और कार्रवाई में हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है कि चैनल का अपलिंकिंग लाइसेंस और डाउन लिंकिंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। अब ये अपलिंकिंग लाइसेंस और डाउन लिंकिंग लाइसेंस क्या है? अपलिंकिंग का मतलब आप किसी कंटेंट को सैटेलाइट तक पहुंचा रहे हो ब्रॉडकास्ट करने के लिए, तो वो हो गया अपलिंकिंग। डाउन लिंकिंग मतलब सैटेलाइट तक पहुंचने के बाद वो कंटेंट दूसरी जगह पर जो रिलीज हो रहा है, जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डाउन लिंकिंग। मतलब कि कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में कि उसका कंटेंट अब
बैन हो जाएगा, विजिबल नहीं होगा जनता में, मतलब यानी कि जनता उसके कंटेंट को नहीं देख पाएगी, ऑडियंस मासेस उसके कंटेंट को नहीं देख पाएंगे। तो इस प्रकार की कार्रवाई होती है। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं केबल टेलीविजन नेटवर्क्स अमेंडमेंट रूल्स 2021 का। तो 3 लेवल के ग्रीवियंसेस रिट्रेसल मैकेनिज्म है यहां पर, यानी कि शिकायत के निपटारा या निपटारे हेतु त्रिस्तरीय तंत्र हम लोग को यहां पर देखने को मिलता है। 3 लेवल ग्रीवियंसेस रिट्रेसल मैकेनिज्म है ये। तो पहला लेवल सेल्फ रेगुलेशन बाय ब्रॉडकास्टर, नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे कि एक कोई टीवी चैनल है, आपने उस टीवी चैनल के खिलाफ जो है वो शिकायत करी, किसको? उसी टीवी चैनल की कंपनी को, कि भैया यार ये सब चीजें जो है वो गलत आ रही है, आपने लिख कर भेजा। तो वो क्या है, आप डायरेक्ट चैनल को जो है डायरेक्ट डायरेक्ट ब्रॉडकास्टर को शिकायत कर रहे हो। तो ये पहला पॉइंट हो गया, पहला शिकायत का लेवल हो गया। दूसरा क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज होती हैं ब्रॉडकास्टर्स की। तो जितने भी ये टीवी चैनल्स वाले हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, इन्होंने मिलकर जो है वो अपनी खुद की एक बॉडी, एक रेगुलेटिंग बॉडी जो है वो स्टैब्लिश करी है, सेटअप करी है। इनकी खुद की एक बॉडी है, एक खुद का एसोसिएशन आप कह सकते हो। दूसरे लेवल पर शिकायत जो होती है वो एसोसिएशन के पास जाती है, यानी कि अगर ब्रॉडकास्टर उस टीवी चैनल ने अगर आपको सेटिस्फाई नहीं किया, आपको यानी कि आपकी शिकायत को रिजॉल्व नहीं किया, या फिर उनके जो रिप्लाई है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप सेकंड लेवल पर जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग को अपेलेट सिस्टम देखने को मिलता है जुडिशरी में, सेम वही चीज है ये। तो पहले आप टीवी चैनल वालों को भेजेंगे, फिर टीवी चैनल के एसोसिएशन के पास जाएगी, जहां पर बहुत सारे टीवी चैनल वाले होते हैं जो आपकी शिकायत को डील करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कि जेन्युइन है कि नहीं आपकी शिकायत, राइट। फिर अगर आप ये एसोसिएशन के रिप्लाई से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो तीसरा लेवल फिर सरकारी लेवल हो जाता है सबसे टॉप पर। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर। तो ये इस प्रकार से 3 लेवल्स है। तो पहला लेवल चैनल का, डायरेक्ट चैनल का, दूसरा लेवल ग्रुप ऑफ चैनल्स का, मतलब कि उनके एक एसोसिएशन का, और तीसरा लेवल सरकारी लेवल, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के लेवल का। तो ये 3 लेवल बस आपको थोड़े से ध्यान में रखने, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। सो प्रोसीजर क्या है ग्रीवियंस रिड्रेसल का, शिकायत निवारण की प्रक्रिया क्या है? तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, बस थोड़ा सा और फैक्ट जान लो हल्का सा। तो एक कोई व्यूअर है, जैसे आप जो है वो टीवी देख रहे हैं, आपको लगा कि कुछ कंटेंट जो है वो खराब है, टीवी पर सही नहीं है, तो आप जो है वो डायरेक्टली उस ब्रॉडकास्टर को कंप्लेन कर सकते हो, उस टीवी चैनल को कंप्लेन कर सकते हो, और उसे 15 दिन के अंदर रिप्लाई करना होगा, राइट। और अगर आप उसकी शिकायत, मतलब उसके जो रिप्लाई है, तो उससे आप खुश नहीं हो, आपको लग रहा है कि नहीं आपकी शिकायत का जो है वो प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी पर अपनी कंप्लेन जो है वो एस्केलेट करवा सकते हो, जो कि टीवी चैनल्स के द्वारा ही सेटअप की जाती है, जिसे वो 60 दिन के अंदर अंदर मामले को जो है वो रिजॉल्व करते हैं। तो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज के पास जो टाइम होता है वो 60 दिन का होता है, मतलब कि ये पूरी चीज अब टाइम बाउंडेड है कि आपकी शिकायत टाइम बाउंडेड तरीके से जो है वो रिजॉल्व की जाएंगी। बट अगर आप सेकेंड लेवल पर भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो जैसे ही सेकेंड लेवल का डिसीजन आता है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील करना पड़ेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी के माध्यम से, राइट, ये आपकी शिकायत जो है उसको रिजॉल्व करेगी, उसका निवारण करेगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। और ये इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, तो इस इसको इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, इसको बहुत ध्यान से ध्यान में रखना कि गवर्नमेंटल अलग होता है, डिपार्टमेंटल अलग होता है। तो ये क्या है, इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो इसको हेड करते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, और भी अलग अलग मिनिस्ट्री के इसमें मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इस कमिटी की क्या पावर होती है, तो ये केंद्र सरकार को रिकमेंड कर सकती है, राइट, कि केंद्र सरकार एक वार्निंग जारी कर दे, सेंश्योर कर दे, मतलब कि अब उसको जो है वो रोक दे, काट दे, उस पर्टिकुलर जो भी मतलब जो होता है ना कि कुछ मिनट में कुछ ऐसी बातें जो है वो कह दी गई जो कि लार्जर ऑडियंस के लिए जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उनके डिग्निटी को ठेस पहुंचा रही है, कुछ भी हो सकता है ऐसा कंटेंट, तो उसको काट दिया जाता है, राइट। और इसके अलावा या फिर हम लोग को एडमोनिश और रिप्रिमांड, तो ये जो होता है ये एक प्रकार की वार्निंग ही होती है, कि वार्निंग दे दी जाती है और ब्रॉडकास्टर को कहा जाता है या तो फिर आप जो है वो माफी मांगिए, अपॉलॉजी के लिए जो है वो कहा जाता है। तो ये सब पावर्स इस कमेटी के हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और इसमें यह भी कहा जाता है कि ब्रॉडकास्टर जब भी अपना चैनल जो है, मतलब कोई भी प्रोग्राम अगर शुरू करें, तो उसके सामने एक वार्निंग कार्ड या फिर डिस्क्लेमर लगा दें। जैसे कि आप जनरली काफी सारे प्रोग्राम्स में स्टार्टिंग में देखते होंगे डिस्क्लेमर, है ना, आपने कई बार इस चीज को नोटिस किया होगा, डिस्क्लेमर उसमें लिखा रहता है कि ये जो भी चीज इस प्रोग्राम में है, उसका कोई भी मतलब ट्रुथ से, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो वो अपने आप को सेफ साइड खेल लेते हैं। तो आपने कई बार इस चीज को देखा होगा, राइट। तो या तो वो ये कह सकते हैं ब्रॉडकास्टर को कि वो अपनी वार्निंग कार्ड इंक्लूड कर दें या डिलीट कर दें या मॉडिफाई कर दें अपने कंटेंट को, राइट। और इवन ऑफ एयर करने की भी इनके पास पावर होती है।
इस इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी के पास कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो है ये हटा सकते हैं, ऑफलाइन जो है या ऑफ एयर जो है वो कर सकते हैं, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और आज की डेट में ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म किस टाइप का है, तो एट प्रेजेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हम लोग को देखने को मिलता है, सेम ही है, मतलब उसमें कोई डिफरेंसेस वगैरह नहीं है। बट अभी जो हुआ है, हम लोग को जो अमेंडमेंट देखने को मिला है उसके तहत इसको लीगल बैकिंग मिल गई है, स्टैट्यूटरी बैकिंग जो है वो मिल गई है, क्योंकि अभी जो चल रहा था उसमें लीगल बैकिंग नहीं थी, बट अमेंडमेंट के बाद अभी इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग, लीगल बैकिंग जो है वो दे दी गई है, राइट? और नए रूल्स के सिग्निफिकेंस यही हम लोग को देखने को मिलेंगे, इनके महत्व यही है कि और स्ट्रॉन्ग तरीके से और कठोर ठोस तरीके से जो है वो शिकायतें जो है वो रिजॉल्व की जाएंगी, वो भी टाइम बाउंड तरीके से, और अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा ब्रॉडकास्टर्स को कि एटलीस्ट वो जो भी कंटेंट दिखाएं जनता के बीच में, तो वो उसको रेगुलेट करने के लिए, और भी मतलब कि उनके जो ग्रुप ऑफ चैनल्स हैं, राइट, तो वो भी बैठकर जो है वो उस पर डिस्कस करेंगे क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए, क्या देश के हित के लिए सही है, क्या नहीं है। और इवन गाइज आपको तो पता ही होगा गाइज, आज की डेट में ओटीटी ने इतना ज्यादा फ्री कर दिया है ब्रॉडकास्टर्स को कि कुछ तो भी जो है वो दिखाया जा रहा है, कुछ तो भी लिटरली। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं अगर पर्सनली, अगर जितनी मैंने जो है वो वेब सीरीज देखी है, तो 80 टू 90% वेब सीरीज में गाली गलौज तो ऐसी है कि बिल्कुल बात बात पर, राइट, जिसको आप बिल्कुल फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या बच्चों के साथ तो बिल्कुल देख ही नहीं सकते हो। तो इस टाइप की चीजें आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। और ये सब चीजें जो है, तो ये कहीं ना कहीं देखो, अब वो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव जो है वो हो सकते हैं, बट आप मतलब जैसे होता है ना कि एक प्रोग्राम है जिसको आप फैमिली के साथ बैठकर देख सको, जो कि पहले हुआ करता था। पहले तो सभी प्रोग्राम ऐसे होते थे, सभी मूवीज ऐसी होती थी जो कि फैमिली फ्रेंडली थी। आजकल तो सभी मूवी ऐसी हो गई जो सिर्फ आप इंडिविजुअल फोन फोन लगाओ, ईयरफोन लगाओ और उसके बाद फिर देख सकोगे। फैमिली के साथ देख ही नहीं सकोगे, आजकल ऐसा हो चुका है पूरा। और वो भी फैमिली, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो फैमिली के साथ देखने की, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट सीन किस टाइप का जो है वो आ जाए, राइट? क्योंकि इस टाइप की चीजें हो गई हैं। बट ठीक है, वो तो अपना अपना वो रहता है, क्योंकि इस प्रकार की ए ग्रेड मूवीज हम लोग को देखने को मिल ही रही है, वो ए ग्रेड मूवीज भी आती है, बट आज की डेट में इस टाइप के कंटेंट बहुत ज्यादा हो गए। आपको क्या लगता है कि ये सही है गलत है? मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं, तो ये मीडियम लेवल का है, कि सही भी आप कह सकते हो, गलत भी कह सकते हो, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म में कई बार रियलिटी जो है वो दिखा देते हैं, जो कि लार्जर ऑडियंस से दूर जो है वो रखा जाता है रियलिटी को। बट आप क्या होता है कि रियलिटी को आप बिना गाली गलौज के और इन सब चीजों के से भी दिखा सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है ना कि देश की जनता को एंटरटेनमेंट उसी में मिल रहा है, जब भी तो चल रहा है, देश की जनता देखती है, एंटरटेनमेंट उसी में लगता है उनको। वी कैन नॉट चेंज दिस थिंग, बट ऑब्वियस ही बात है कि इसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसके कारण जो क्राइम के केसेस है वो ज्यादा बढ़ रहा है। क्राइम के केसेस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्राइम और ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिखाई जाती है, तो लोगों का माइंड जो होता है, स्पेशली बच्चों की बात करें, जो टीनेजर्स की बात करें, तो वो फिर एक अपने एटीट्यूड को चेंज करने लगते हैं, क्रिमिनल टाइप का एटीट्यूड जो है वो रखने लगते हैं, क्योंकि कई बार ओटीटी प्लेटफॉर्म में क्रिमिनल को बहुत पावरफुल जो है वो बता दिया जाता है, खतरनाक, कि अपुनी भगवान है, अपुनिश भगवान है कि नहीं? तो वो चीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो लोग को मजा आता है उसमें, फिर लोग का माइंडसेट जो है वो क्रिमिनल की तरफ जो है वो जाने लगता है। गेटिंग इट? ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसके अलावा केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 की बारे में बात करेंगे इस, तो इस कानून के अंदर बताया गया है कि 2 साल तक जेल होगी, 1,000 रुपए फाइन या फिर दोनों होगा पहले ऑफेंस के लिए, और दूसरे ऑफेंस के लिए और फर्दर ऑफेंस के लिए ये जो पनिशमेंट है वो बढ़ेगी, जैसे कि 5 साल तक की सजा हो जाएगी, 5,000 रुपए तक का फाइन हो जाएगा अगर प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करता है कोई भी चैनल, कोई भी प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम कोड का उल्लंघन कर रहा है तो। और ये जो कोड्स होते हैं, ये संहिता जो होती है, उसमें प्रॉपर लिस्ट होती है कि क्या केबल टीवी चैनल्स को क्या चीज नहीं करनी है, किस प्रकार के कंटेंट नहीं दिखाने हैं। जैसे कि इसके अंदर बताया जाता है कि ऐसे कंटेंट एयर नहीं किए जाएंगे जो कि जिसके अंदर कुछ भी ऐसा हो, अश्लील हो, ऑब्सीन हो, राइट, अपमानजनक हो, डिफेमेटरी हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन हो, आधा सच जो है वो सजेस्ट करता हो, आधा सच दिखाता हो, राइट, तो ऐसी चीजें जो है वो नहीं दिखानी है। बट ऐसी ऐसी चीजें तो ऑब्वियस सी बात है कि दिखाई जाती है, उसी में लोगों को एंटरटेनमेंट होता है, लोग एंटरटेन करते हैं उसी उन्हीं सब चीजों में, है कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं। और कौन से कंटेंट जो है वो अलाउड नहीं है, तो कोई भी स्पेसिफिक कानून हम लोग को ये नहीं बताता है कि कौन से कंटेंट अलाउड है या कौन से कंटेंट बैंड है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या रेडियो में या फॉर्म्स पे या ओटीटी प्लेटफॉर्म में। तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। और इवन अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में आप जानते ही हैं, और कोई भी फंडामेंटल राइट को आप ले लो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ तो वो आता ही है, राइट? तो कहीं पर भी ये क्लैरिटी है नहीं, क्योंकि कई बार लोग जो है वो हवाला देते हैं कि यार इससे तो आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है कि आप जो है वो ब्रॉडकास्टर के ऊपर जो है वो बैन लगा रहे हो।
लोग जो है व्यूअर जो है उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहे हो, उस पर रोक लगा रहे हो, तो ये भी क्लियरली उल्लंघन आर्टिकल 19 का है, फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। बट आप सभी लोग वाकिफ है, आप सभी लोग जानते हैं, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ी हुई है कि हमें पता है कि ये सब जितनी भी फ्रीडम है या फंडामेंटल राइट्स है, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आती है, राइट? और किस ग्राउंड के ऊपर आधारित कि स्टेट की सिक्योरिटी पर खतरा तो नहीं पड़ रहा, यानी कि वही नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया जाता है कई बार, फॉरेन कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशन तो खराब नहीं हो रहे, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी एटसेट्रा, तो ये सब ऐसी चीजें हैं, अगर कंटेंट में इंक्लूड होती है तो उसको बैन किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, राइट? तो ये चीज है, तो अपन ने डिटेल में जो है वो काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया। केबल टीवी नेटवर्क सीटीएन एक्ट 1995 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। हमने काफी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया, ये इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी जो बनाई जाती है, जो यूनियन लेवल पर जो है वो काम करती है, तो उस शिकायत को रिजॉल्व करने की व्यूअर्स के, तो इस कमिटी की क्या पावर होंगी, राइट? कंप्लेन्स जो होती हैं वो आप किस तरीके से जो है वो भेज सकते हो अगर कोई भी कंटेंट जो है वो आपत्तिजनक है तो, राइट? तो और जो कि हम लोग को सीटीएन रूल्स 2021 के अंडर देखने को मिल रहा है, 3 लेवल ग्रीवियंस मैकेनिज्म, है ना? तो ये पूरी चीज के बारे में हमने डिस्कस किया। आईएनबी मिनिस्ट्री का क्या रोल होता है आज की डेट में, कौन से कंटेंट पर आईएनबी मिनिस्ट्री जो है वो रेगुलेट कर सकती है, राइट? तो ये पूरी चीज हमने डिस्कस करी। जैसे बात वही है ना कि अगर जैसे लोगों को लगता है कॉलेज लाइफ में तो अपन एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, ऐश करेंगे, तो जो लोग क्लबिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, ऐश करते हैं, उनका पता है आपको कि करियर कुछ नहीं होता, 20-25-30 हजार की नौकरी पर जो है वो सेटल होना पड़ता है उनको, है ना? और जैसे आप लोग हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फोकस्ड हैं, तो आपको पता है कि आपको जो है अपना करियर 100 करोड़, 200 करोड़, इससे नीचे का तो बनाना ही नहीं है। इससे नीचे का क्या ही करियर है? गेम खेलो तो बड़ा खेलो एक बार में। इसलिए मेरे पास जब भी स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर मतलब कि हम स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं पूछता हूं उनसे एज, तो कि आपकी एज जो है वो क्या है? तो बताते हैं कि सर नहीं, अभी तो हमने कॉलेज जो है वो खत्म किया है। अरे तो मैंने कहा भैया, तो लड़ाई अगर लड़ रहे हो तो बड़ी लड़ाई लड़ो ना, जीएस वहां पे भी पढ़ना, यहाँ पे भी पढ़ना, बस एक ऑप्शनल का ही तो गेम है। क्यों बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो? तो डरते हैं, बोलते हैं अरे नहीं नहीं, ये हमसे ना हो पाएगा, पहले ये कर लें फिर दूसरा कर लेते हैं। ऐसा गेम मत करो, यूपीएससी का गेम खेलो। यूपीएससी का गेम खेलोगे तब जाकर एक मजा आएगा आपको, और पावर, वो जो पावर मिलेगी उस पावर का कोई वो ही नहीं है यार। यूपीएससी की पावर का मतलब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव। इतना पावरफुल आपको बना देगी इस देश में, अगर आप मन लगाकर अपनी मेहनत, तो मेहनत कर रहे हो तो दम लगा के करो ना। पहले ही आपने सोच लिया कि नहीं यार हमें तो छोटे में सेटल होना है, क्योंकि आपने पीएससी की तरफ चले गए। मैं किसी भी जॉब को छोटा या बड़ा नहीं कहता, मैं आपकी सोच को छोटा और बड़ा कहता हूँ कि जब आप मेहनत कर रहे हो तो एक बार दम लगा के साला ऐसी मेहनत करो कि एग्जाम में सिलेक्शन अपन को यूपीएससी की रैंक आए, टॉप 10 रैंक के अंदर आपका नाम होना चाहिए। ऐसी मेहनत करो कि वो लगना चाहिए। एग्जाम दो, एग्जाम देने पर मैंने आप लोग को कभी रोका नहीं, कभी मना नहीं किया, बट ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि पीएससी का जब आप एग्जाम दे रहे हो और यूपीएससी की अप्रोच लेकर जो चल रहे हो, तो आप, या फिर दूसरे एग्जाम जैसे होता है ना कि आपकी प्रिपरेशन में हम लोग कई बार बैंकिंग एग्जाम दे देते हैं, तो होता क्या है, ये सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है, इसकी जो प्रिपरेशन ये अलग है, दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन अलग है, तो ये लोग समझते नहीं है कई कई बार, तो इसलिए गलती करते हैं और ना उनका यूपीएससी निकल पाता है, ना पीएससी, ना दूसरे एग्जाम निकल पाता है। अप्रोच का गेम है पूरा। सिविल सर्विसेज आप दो, क्योंकि सिविल सर्विसेज में जीएस है, और जीएस आप बहुत अच्छे से करते हो, राइट? पूरी चीज आप कवर कर लेते हो। तो आपका अगर एक बार जीएस फिनिश हो गया, 9 से सॉरी 6 से लेकर 12th क्लास तक की आपकी एनसीईआरटी आपने फिनिश कर ली, आपने एडवांस बुक फिनिश कर ली, फायर मारो, स्टेट पीएससी के करंट अफेयर्स पर बस उठाओ, पढ़ो और फायर करो जाकर। और स्टेट का थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो होती है स्टेट के जीके जो होता है, स्टेट का जो फैक्ट होता है, उसकी किताब आती है, 2 किताब बस आपको पढ़नी है, एक स्टेट की करंट अफेयर्स की और इसके फैक्ट की, बस 2 एक्स्ट्रा किताब होंगी स्टेट पीएससी के लिए। बाकी आपके तो फैक्ट्स भी, हम जब अभी जो हम तैयारी करें, क्योंकि आपको भी पता है कि यूपीएससी की का भी जो गेम है, वो अभी पिछले 1 साल में जो है वो देखा गया कि उसने फैक्ट का गेम शुरू कर दिया है। बीच-बीच में फैक्ट्स जो है वो उसने डालना शुरू कर दिए हैं। तो अपन जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो ईयर्स भी आप देखिए कि जब मैं आपको जीएस की क्लासेस जो है वो कवर कराता हूँ, तो उसमें ईयर भी जो है वो आपके पूरे कवर करवा देता हूँ, कि जिससे कि आपको बहुत अच्छे से पूरी क्लैरिटी जो है वो हो जाए हर चीज की, और फिर याद भी होता है आपको, आपको याद है चीजें आज की डेट में, काफी सारी चीजें। क्यों अपन मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे हैं? कि एरिस्टोक्रेसी का एक गेम है, वो लेवल पर काम करती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉमन मैन जो होता है वो सोचता है कि अरे यार लेवल कुछ नहीं होता, बट एरिस्टोक्रेसी में लेवल बहुत मायने रखता है। आप अपने बगल में उसी को बिठाते हो जो आपके लेवल का होता है, जो आपके लेवल का नहीं उसको आपको बिठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपको अपने, हमेशा अपने ऊपर के लेवल वाले लोगों के साथ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि
रहना चाहिए आपको। जाना भी चाहिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि ज भले ही 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाकर एक कॉफ़ी पी कर आओ, बट जाकर देखो तो क्या माहौल है। ये मैंने पता नहीं सुना था धीरू भाई का, शायद मैंने सुना था एक स्टोरी जो है वो सुनी थी उन्होंने, उनकी अपनी पूरी सैलरी जो आई थी उनके पास, उन्होंने ताज पर जाकर जो है वो एक चाय पीने पे बिता दी। ताज या ऐसा कोई बड़ा होटल था। एक चाय उन्होंने ऑर्डर कर दी थी, तो उनका दोस्त हँस रहा था कि अबे तूने क्या कर दिया ये? तो उसने बोला कि मैं बस ये जानना चाह रहा था बड़े लोग बात कैसे करते हैं? भाई आपको अगर बड़ा बनना है तो उस माहौल के अंदर आपको जाना पड़ेगा। और कभी छोटी चीज़ों में अपने आप को सेटल मत करो। आज की डेट में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। पैसा नहीं है बट राजा की ज़िंदगी जियो। पैसा नहीं है तो क्या हुआ? एटीट्यूड तो अंदर से राजा वाला होना चाहिए। पैसा-वैसा गेम, एटीट्यूड रखोगे तो पैसा अपने आप चल के आएगा, पावर अपने आप चल के आएगी। एटीट्यूड का गेम है पूरा। तो ये चीज़ समझ लो, ये चीज़ समझ लोगे तो सिलेक्शन आपका है। चलो आ जाओ, देखो।